साथियों नमस्कार। साथियों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में परिस्थितियां बिगड़ती ही चली जा रही हैं और विद द टाइम ऐसा हुआ है कि उन परिस्थितियों में अननोन गनमैन एक्टिव हो गया है और धीरे धीरे कुछ ऐसे जासूस लोग मारे जा रहे हैं जो या तो यूएस को बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं या टर्की को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के कभी किसी होटल के रूम में आईएसआई का एजेंट मारा गया, कभी सीआईए का एजेंट मारा गया। इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये भी देखा गया है कि ये सब के सब ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जो भारत के अगेंस्ट थी। हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा था कि दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसकी पूरी प्लानिंग, जितनी खबर आई हैं उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में बैठ करके हुई है। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे भारत अब जो भी ऑपरेशंस कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, अंडर कवर ऑपरेशंस हो रहे हैं। आप गौर कीजिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा उसको हम जो है ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद कोई ऐसा बदला जैसा कुछ लिया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी चल रही है। किस तरह की चल रही है वो भी देखिए। एक एक चीज़ विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा और आपको ये भी अब पता चलेगा कि शेख हसीना भारत में रह के किस तरह भारत के काम आ रही हैं। आइए देखिए, 20 नवंबर की बात है। एक यूएस ऑफिसर ढाका के होटल के एक रूम में मृत पाया गया, ठीक उसी प्रकार से जैसे 2 महीने पहले जैक्सन मृत पाया गया था। यह भी यूएस का ऑफिसर था। याद कीजिए, इस पर षड्यंत्र का आरोप था कि मोदी जी को ठिकाने लगाने आया है, तो पुतिन साहब ने मोदी जी को बचाया करके ऐसे पूरा एक सिनेरियो चला था उस वक्त। उसमें यही व्यक्ति था जिसको ठिकाने लगा दिया गया था। चलो, एक आदमी मारा गया, दूसरा भी मारा गया है। आगे देखिए आप, एक के बाद एक कई जगहों पर, चाहे आप देखो, मैं आपको विद प्लेसेस दिखाता हूं। देखिए, चाहे चिट्टागोंग हो, चाहे कॉक्स बाजार हो, या सेंट मार्टिन आइलैंड हो, या ढाका हो, यहां की तो पुष्ट खबरें आ रही हैं। और इनडायरेक्ट सोर्सेज जो बांग्लादेश के अखबार वगैरह हैं वहां से पता चल रहा है कि इस तरह से यूएस के लगभग 16 से 17 एजेंट्स मारे गए हैं जो बताए जाते हैं कि या तो वहाँ की मिलिट्री को बिलोंग करते हैं या किसी डिफेंस फोर्सेस को बिलोंग करते हैं। अब देखिए, इस तरह की चीज़ों को जो बिलोंग करने वाले होते हैं वो सब सीआईए के एजेंट ही होते हैं। अब एक दो मारा जाता समझ में भी आता, 16-17 तक मारे गए। 3-4 की तो खबरें हमारे पास ही हैं विद प्रूफ। तो ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये किसी तरह से किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने आए हों। किसको नुकसान पहुंचाने आए होंगे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज आपको और दिखाते हैं। देखिए, यह भी 30 नवंबर की बात है। ढाका में पाकिस्तान का एक टेक्नीशियन संदिग्ध तरीके से मृत पाया गया है। बाद में पता चल रहा है कि आईएसआई का एजेंट था। इस तरह से पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं 7 से 8 लोग मारे गए हैं। भाई, यह भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान किसके लिए घातक है आप भी जान रहे हैं। पाकिस्तान और सीआईए के एजेंट वहां पे क्या कर रहे थे आप भी जानते हैं। और यह भी बताया गया है कि 3 से 4 टर्किश भी मारे गए हैं। इनको कोई अननोन या पता नहीं मिस्टीरियस तरीके से ये मृत पाए जाते हैं। एक खबर और आपको देते हैं। देखिए, ये व्यक्ति है, मैं आपको शक्ल दिखाता हूं, शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ कि फरवरी में कराए जाएंगे, उसके अगले दिन यह व्यक्ति मारा जाता है। यह व्यक्ति एक तरीके से एंटी इंडिया अप्रोच रखता है। हर उस साजिश में इसका हाथ होता है जो भारत के विरोध में होती है। माना जा रहा था कि इलेक्शंस को प्रभावित करने का पूरी योजना इसने बनाई हुई थी। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई उसके अगले दिन यह मारा जाता है। कैसे? 2 लोग बाइक पर आते हैं, इसको गोली मार देते हैं और चले जाते हैं। जी देख लीजिए, शॉट एट डे आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ बांग्लादेश पोल्स शेड्यूल। अब बताइए, कोई मोटरसाइकिल पे आके इसको मार जाता है। अब भारत का दुश्मन ऐसे मारा गया, किसने मारा है भाई हमें तो पता नहीं है, हम नहीं जानते। बांग्लादेश तो भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि जो मोटरसाइकिल पर बैठ करके इसको मार करके गया है वो बॉर्डर फलांग करके भारत चला गया है और भारत उसको शय दे रहा है। जी हां, भारत के
देखिए, भारत का जो एनवॉय है ढाका में, उसको समन कर दिया गया है कि जवाब दीजिए, उसको तलब किया गया कि जवाब दीजिए कि जो आदमी हमारे इस बंदे को मार करके गया है उसको भारत बचा रहा है। भारत ने कहा कि देखो पहले सबूत दो कि वो भारत आया है कि नहीं आया है, उसके बाद बात करेंगे। अब सबूत बांग्लादेश के पास है नहीं। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि बिल्कुल चीजें बिल्कुल निशाने पर लग रही हैं? आप समझ रहे हैं ना, चीजें ज्यादा चीजें बोली नहीं जाती हैं, आप समझिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, ये तो मार दिया इसको, देखिए, अच्छा इस पे आता हूं। इस तरह से बांग्लादेश में धीरे धीरे उन लोगों को निपटाया जा रहा है जो बैठ करके साजिश रच रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से बवाल पैदा किया जाए, भारत के अलग अलग ठिकानों पर किस तरह से बवाल पैदा किया जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बांग्लादेश में बैठ करके न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान, टर्की जैसे देश भी षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन देखा यह गया है कि यूएस के भी कुछ लोग मारे गए हैं, तो बाकी आप समझदार हैं। इस प्रकार से बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के विरुद्ध कारनामे करने में। अब ये लोग अननोन लोगों द्वारा मारे जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आती है। तो आप कहेंगे कि ये अननोन लोग कहाँ से आए, क्या आए, उस पर तो चर्चा छोड़ो, लेकिन भारत और क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा है, भारत फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, शेख हसीना किस तरह से भारत के काम आ रही हैं। शेख हसीना इस तरह से काम आ रही हैं कि गौर कीजिए, जब से शेख हसीना भारत में आई हैं तब से भारत के जो तीर हैं कुछ ज़्यादा ही निशाने पे लग रहे हैं। भारत इस तरह की अप्रोच अपना रहा है जो 95% तक चीज़ों में सफल हो रही है, बिल्कुल सही साबित हो रही है। किस तरह से हो रही है आप वो देखिए। देखिए, अभी एक खबर आई थी 5 महीने पहले कि भारत ने स्ट्राइक करके म्यांमार में बैठे हुए कुछ शरारती तत्व उल्फा के, उनको मार दिया है, उनके एजेंट्स को मार दिया है। अब उल्फा क्या है? उल्फा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है यहाँ के लोगों ने, शरारती तत्वों ने, और उनका उद्देश्य है कि कैसे भी करके नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाओ। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपको ये राज्य दिख रहे हैं उन सबको एक अलग देश बना दो, इंक्लूडिंग आसाम, ठीक है जी। तो आसाम को अलग करके देश बनाने की जो योजना रखता है ग्रुप, उसका नाम है उल्फा। पहले मैं आपको ये ग्रुप वगैरह थोड़ा समझा देता हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया है, फिर भी मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, है ना, जिससे कि कुछ नए लोग हैं उनको समझ में आ जाए। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी ध्यान से सुनो। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक छाता है जिसके नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इसको UNLFW कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी ट्राइब्स हैं या जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं उन सबको तोड़ करके एक नया देश बना देना, सबका अलग अलग देश बना देना। अब इसमें से भी टूट करके अलग अलग और ग्रुप्स बने हैं। कैसे बने हैं देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया UNLFW, इसमें से टूट करके एक ग्रुप बना उल्फा, ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। देखिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है, ये चाहता है कि असम अलग से हो जाए, ठीक। तो इसमें से उल्फा बना, यही उल्फा वाले हैं जो, ठीक है, मारे गए हैं। ये उल्फा फिर 2 पार्ट्स में टूट गया, उल्फा इंडिपेंडेंट और उल्फा PTF, ठीक है। अब ये उल्फा इंडिपेंडेंट वाले छुपे हुए थे म्यांमार में और वहां से छुप करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते थे। उल्फा को हमने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये लगातार हमारे यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, हम स्ट्राइक करते हैं। हमने इस पर स्ट्राइक किया और नतीजा आपके सामने है। इसी प्रकार से इसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में से एक ग्रुप निकल करके आया, NSCN। ये ग्रुप चाहता है कि नागालैंड अलग हो जाए, जैसे ही असम को अलग करना चाह रहा है। देख लीजिए इसको भी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये चाहता है कि साहब नागालैंड अलग हो जाए। अब इसके भी 2 टुकड़े हो गए, IM और NSCN के। ये IM और K की फुल फॉर्म के चक्कर मत पड़ना, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वीडियो हो जाता है, जो आसान बात होती है वो भी समझ में नहीं आती। ये 2 ग्रुप हो गए इनके। अब इसमें जो K वाला है, इसके भी 2 टुकड़े हो गए, NSCN के NK, NSCN के YA, ठीक है। अभी 1 महीने पहले फिर से स्ट्राइक हुई है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है, और उस स्ट्राइक में इनके कुछ लोग मारे गए। ये भी म्यांमार में छुपे हुए थे और नागालैंड में इंसर्जेंसी कर रहे थे। अब आप बात समझ गए? तो आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है?
भारत के पक्ष में कौन कौन सी बातें जा रही हैं। बांग्लादेश में अननोन गनमैन एक्टिव हैं, पता नहीं किसने किए। यहां पर हर उस ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाता था। ठीक है, देखिए इन्हीं में से एक व्यक्ति था ये परेश बरुआ, ये उल्फा का मेंबर था, अभी भी है शायद, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा, जिंदा है कि मर गया, क्योंकि अटैक इस पर भी हुआ था। ये परेश बरुआ है, इसका काम था उल्फा को फंड प्राप्त करवाना, हथियार प्राप्त करवाना, सारी चीज़ें मैनेज करना, इंटेलिजेंस प्राप्त, मतलब की मेंबर था, ये की मेंबर था, बैकबोन था पूरे ग्रुप की। इस पर भी हमला हुआ था, ये मरा है कि जिंदा है ये कंफर्म नहीं हो पाया अभी। अब परेश बरुआ हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए म्यांमार में छुप करके षड्यंत्र रचता था, और ये जो आपको रखाइन स्टेट दिखाई दे रहा है इसके रास्ते चीजें मंगवाता था। ठीक है, अब रखाइन स्टेट के रास्ते चीजें आ रही हैं, अब रखाइन स्टेट को हम कैसे ब्लॉक करें? तो इसके लिए रखाइन स्टेट में एक आर्मी पाई जाती है, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी लंबे समय से इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि कैसे भी करके हमें रखाइन नाम का एक अलग देश दे दो, थोड़ा बहुत पोर्शन ऊपर का भी मिला करके। भारत ने उसको शुरुआत में सपोर्ट किया, भारत आज भी सपोर्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे यह हुआ कि उसके एग्रेसिव नेचर की वजह से उसको यहाँ की म्यांमार की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर जब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया 2021 में और यहाँ पर मिलिट्री का शासन आ गया, जिसे जनता सरकार कहते हैं, JUNTA, जुनता सरकार कहते हैं, तो मिलिट्री में और अराकान आर्मी में संघर्ष होने लगा। फिर अराकान आर्मी और मिलिट्री में समय के साथ एक पैक्ट हुआ, उस पैक्ट में दोनों ने ये बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि आप हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लो। कौन? आर्मी। और आर्मी ये कह रही थी कि तुम यहाँ पे शांति बनाए रखो, तो थोड़ा बहुत शांति बनी रह गई थी, लेकिन अभी भी शांति नहीं है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। बहरहाल अगर हम यहाँ की अराकान आर्मी को अपने पक्ष में रखें तो अराकान आर्मी हमें इंटेलिजेंस दे सकती है कि कब ये लोग उल्फा वाले कौन सा सामान मंगवा रहे हैं, कौन सा नहीं मंगवा रहे हैं। अब हमने बनाया है नहीं बनाया है नहीं पता, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर अराकान आर्मी हमारे पक्ष में रहती है तो हम इधर बांग्लादेश को भी परेशान कर सकते हैं। इस समय मोहम्मद यूनुस बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। आप गौर करिए, बांग्लादेश का कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई व्यक्ति कभी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी कर देता है, कभी कहता है कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। और हाल फिलहाल में इन्होंने एक नया स्टार्ट किया है कि भारत शेख हसीना को शय दे रहा है, भारत शेख हसीना के साथ मिलकर के बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत शेख हसीना को बचा रहा है, और इन्होंने शेख हसीना को मांगा भी है फांसी की सजा देने के लिए, आपको याद होगा, तो भारत दे नहीं रहा है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो ये भारत और शेख हसीना को इतना ज़्यादा कटघरे में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शेख हसीना भारत को इंटेलिजेंस दे रही है, शेख हसीना भारत को सब कुछ बता रही है कि काम करो, यहाँ से देखो हथियार वहाँ जाते हैं, वहाँ से देखो ड्रग्स वहाँ जाते हैं, यहाँ से पैसा इधर जाता है। क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर थी, उसे तो एक एक लूपहोल पता है। तो हो सकता है वो भारत को इस तरह की इंटेलिजेंस दे रही हो जिससे कि बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस का जीना मुश्किल हो रहा हो। अब हमें क्या पता दे रही है कि नहीं दे रही है, ये एक फैक्टर है। तो ऐसी स्थिति में अगर अराकान आर्मी हमारे साथ मिल जाती है, मतलब वैचारिक तौर पर, और हमारी मदद करती रहे, हमें इंटेलिजेंस देती रहे, और हम इससे ये कह दें कि आने वाले समय में हम तुमको आज़ाद कराएंगे, टेंशन मत लो, तो हो सकता है कि हम यहाँ से जो रोहिंग्याज आ रहे हैं उनको भी रोक सकते हैं, और हो सकता है हम यहाँ से बांग्लादेश को भी परेशान कर सकते हैं, लगातार उलझाए रख सकते हैं। आपको ये फैक्टर समझ में आ गया? आप क्या समझे अभी तक? आप ये समझे कि म्यांमार में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप ऐसे छुपे हुए हैं जो भारत को परेशान करते रहते हैं, तो उन पर तो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, उल्फा हो गया या NSCN हो गया, ठीक है, औरों पर भी हो रही हैं। और आप ये जान रहे हैं कि ऐसे मार्ग जहाँ से बड़े बड़े खेल होते हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, उन पर भी एक राजनीति चल रही है, वो मैंने आपको बता दी। अब अगली राजनीति पर ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ पर और गौर करना, उल्फा पर अटैक हो रहा है, ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, NSCN पर ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, लेकिन म्यांमार की आर्मी कुछ नहीं बोल रही, जिसका वहाँ पर शासन है। भाई उसे तो बोलना चाहिए कि भारत ने आकर के ऐसे कैसे ड्रोन स्ट्राइक कर दी। हालांकि भारत ने कबूला नहीं है ऐसा कि हमने ड्रोन स्ट्राइक करी है, बट ऑब्वियस है उसको आपत्ति जतानी चाहिए, लेकिन आर्मी आपत्ति जता नहीं रही है, उल्टा खुश हो रही है कि अच्छा है भारत निपटा रहा है इनको। क्योंकि जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो न सिर्फ भारत को परेशान करते हैं बल्कि इनको भी परेशान करते हैं, आर्मी रूल को भी। आर्मी खुद चाहती है ख़त्म हो,
आर्मी तो ये चाहेगी ना कि उसका स्वतंत्र शासन हो, जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ही आर्मी को ज़्यादा चैलेंज मिलेगा। तो आर्मी इसलिए चुप है क्योंकि उसके लिए जो चैलेंजिंग फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हालांकि अगर भारत ये कह दे कि हम अराकान आर्मी के साथ हैं, हम पूरी तरह से अराकान आर्मी के साथ हैं, तब आर्मी भारत के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि अराकान आर्मी और इनकी आर्मी के बीच में बन नहीं रही है। इसलिए अराकान आर्मी से अगर हमारी कोई भी डील हो रही होगी तो वो छुपे रास्ते हो रही होगी। ठीक है, ये है। अब आगे देखिए, एक चीज पर गौर और करना, म्यांमार का एक ये राज्य है कचिन राज्य, कचिन स्टेट। यहां पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, और वैसे भी जिनको लेकर के दुनिया में लड़ाई है। इस पर लंबे समय तक चाइना ने अपना दबदबा बनाए रखा था। यहां से चाइना मिनरल्स निकालता रहता था, डील कर रखी थी सरकार से और माल कमा रहा था। विद द टाइम क्या हुआ, अच्छा, कचिन में एक इनका भी एक बॉडी है, उसको बोलते हैं KIO, कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट होकर नया देश बन जाए। अब ये जो KIO है ये पूरी तरह से चाइना के पक्ष में थी। ठीक है साहब, इधर देखना अराकान आर्मी है और बीच में आर्मी है, ऐसे याद समझने के लिए। KIO पूरी तरह से चाइना के पक्ष में था। विद द टाइम क्या हुआ, KIO में दो फाड़ हो गई, दो फाड़, ये दो पार्ट्स में बट गया और एक पार्ट ऐसा निकल करके आया जो बिल्कुल भारत के पक्ष का था। अब किसने इनको दो पार्ट्स में तोड़ा हमें नहीं पता। जैसे ही KIO का एक पार्ट भारत के पक्ष में टूटा, तुरंत ये देखा गया कि जो व्यापार पहले चाइना को मिल रहा था वो व्यापार अब भारत को मिलने लग गया। कचिन प्रोविंस से जो व्यापार पहले चाइना में हो रहा था उसमें 89% तक कटौती हो गई, 90% मान लो, 90% तक कटौती हो गई। कितनी बड़ी विजय थी। साथ ही यह देखा गया कि ये जो दूसरा वाला पार्ट टूटा है, ये दूसरा वाला पार्ट टूट करके AA के साथ मिलकर के काम करने लग गया। तो अब क्या हो रहा है, सुनना, ये थोड़ा खिचड़ी पक जाती है इसलिए मैं बार बार रब कर देता हूं। ये जो KIO थी तो KIO 1 हो गई। इस KIO ने अराकान आर्मी के साथ मिलकर के काम करना स्टार्ट कर दिया, KIO का जो दूसरा फाड़ था, और दोनों मिलकर के अब ये सुनिश्चित कर रहे थे कि यहां से कोई भी हथियार, पैसा इलीगल तरीके से अंदर ना जाए, ऐसा कुछ अंदर ना जाए जो म्यांमार को अनस्टेबल कर सके या भारत के नॉर्थ ईस्ट को कर सके। भारत ने कहा कि देखो KIO, तुम इन लोगों को पैसा दो, इन लोगों को ऊपर की इंटेलिजेंस दो और सपोर्ट दो जो अपनी तरीके से दे सकते हो, और अराकान आर्मी तुम इनको डिफेंस दो, इनको इंटेलिजेंस दो, जो नीचे से सब माल सप्लाई होती है वो सारा कुछ, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटेलिजेंस सपोर्ट, आर्मी जैसे सपोर्ट कर सकते हो करो, तुम इधर से चीजों को रोको, तुम इधर से रोको। और दोनों को ही विश्वास दिलाया गया कि आने वाले समय में तुमको अलग अलग देश बनवाएंगे। इतने में भारत ने क्या किया कि अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है हमारा म्यांमार के साथ, उस पूरे को हम फेंस कर रहे हैं, बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इसको 2 साल हो गए करते करते। इधर हमने क्या किया, मणिपुर में और मिजोरम में अमित शाह ने यहां के जो गवर्नर हैं वो ऐसे लोग बिठाए जो इनके बहुत खास थे। अमित शाह के यानी कि होम मिनिस्टर हैं, वो पहले जो होम सेक्रेटरी रहे हैं वो गवर्नर बने हैं आई थिंक मणिपुर के, ठीक है, और जो जनरल VK सिंह थे उन्हें गवर्नर बनाया गया मिजोरम का। और साथ ही एक चीज पर गौर और करना, मणिपुर में जो भी मसला चल रहा था उस मसले को हल करने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगवाया गया इसी साल, और राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगता है, उसको और 6 महीने के लिए बढ़वाने के लिए अमित शाह लोकसभा में रात को 4 बजे तक बैठे रहे थे, और फिर उसे अगस्त में, इसी साल अगस्त में 6 महीने के लिए और बढ़वाया, और ये 6 महीने खत्म हो रहे हैं फरवरी में। समझ रहे हैं आप बात को? तो खेल क्या चल रहा था, ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, ड्रग्स की सप्लाई करके, हथियारों की सप्लाई करके यहाँ पूरा रैकेट चलता था। आपने कई सारी सीरीज में भी देखा होगा, फैमिली मैन में देख लेना जो नया आया है, इससे पहले पाताल लोक में देख लेना जो उसका दूसरा सीजन आया है। कई सीरीज से पता चलेगा कि यहाँ पे किस किस तरह के कार्टेल चलते हैं। उन सबको ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर अपने आदमी बैठाने पड़ेंगे, यहाँ के पूरी गवर्नमेंट को अपने शासन में लेना पड़ेगा।
दूसरे देश में छुपे हुए ग्रुप्स को धीरे धीरे एलिमिनेट करना होगा, दूसरे देश में जो अन्य ग्रुप्स हैं उनको तोड़ करके उनको अपने साथ मिला के उनकी इंटेलिजेंस लेनी होगी, और साथ ही इस तरह से पूरा खेल रचना होगा कि दूसरे देश की जो आर्मी है या जो भी सरकार है, मेन सरकार जो पावर में है, उसको भी कोई आपत्ति ना हो। और अगर इन सबके बीच बांग्लादेश के बॉर्डर पर, म्यांमार के बॉर्डर पर अगर इंटेलिजेंस भी मिलता रहे तो और अच्छा है। और वो इंटेलिजेंस किसी देश की पीएम ज़्यादा अच्छा दे सकती है, शेख हसीना। आपको नहीं लगता सब चीज़ें बड़ी फेवर में चल रही हैं? ये इत्तेफाक लग रहा है आपको? अगर हम बांग्लादेश के पीएम को अपने यहाँ बिठा लें और उससे सब कुछ पूछते रहें कि बता कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बदले में उसकी जान बची हुई है, तो इससे अच्छी जानकारी क्या चाहिए आपको? कल को हम आसिम मुनीर को पकड़ कर ले आएं और यहाँ बिठा लें और उससे पूछे पाकिस्तान के एक एक कोने के बारे में जानकारी दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इधर सेपरेटिस्ट ग्रुप ठोके जा रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक, फलाना स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक। इधर की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। पूरा ड्रग कार्टेल धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। मणिपुर में जो समस्याएं थी उनको धीरे धीरे बहुत कम तक कर दिया है। और केवल देखो, दंगा मणिपुर में हुआ था, लेकिन समस्या सभी स्टेट्स में है। आपको सेम अप्रोच सभी स्टेट्स में अपनानी पड़ेगी। ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखो, मणिपुर का प्रेसिडेंट रूल खत्म हो रहा है अगले साल फरवरी में। बांग्लादेश में चुनाव बताए जा रहे हैं अगले साल फरवरी में। उसके 1-2 महीने बाद ही भारत के बंगाल में चुनाव है। उसी वक्त बताया जा रहा है असम के चुनाव हैं। ठीक है जी। और यह भी बताया जा रहा है कि इसी कालखंड में अगले साल तक, फरवरी के 1-2 महीने बाद, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसके भी 30 साल होने जा रहे हैं। तो उस पर भी नए तरीके से विचार करना होगा। कहने का तात्पर्य है अगले फरवरी से लेकर के 2-4 महीने और, या अगले 6 महीने मान लो, अभी से अगले 6 महीने तक बहुत कुछ इस पूरे जोन में होने जा रहा है। और चीजें लगातार भारत के फेवर में जा रही हैं। तो आप समझ जाइए चल क्या रहा है। भारत ने अपनी यहां पर सेना बढ़ा दी है, बाकी सारी चीजें तो पता ही है आपको। ठीक है, इसका मैंने बता दिया, बाकी सारी। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, अभी खबर आई है परसों की कि कुछ बैंड इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने भारत में असम राइफल्स पर अटैक किया है। और उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि देखो हमने भारत की असम राइफल्स पर अटैक कर दिया है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है नहीं पता, वो एक अलग बात है। अभी तक तो झूठ ही लग रहा है। और बट जो कुछ भी इस क्षेत्र में हो रहा है उसकी बहुत प्रॉपर जानकारी नहीं आ रही है। हमको सिर्फ ये जानकारी मिलती है बांग्लादेश के लोकल अखबारों से, म्यांमार की लोकल वेबसाइट से, जो जुटानी पड़ रही है जानकारी। स्पष्ट जानकारी फिर भी नहीं मिल पा रही है। तो यानी कि इस क्षेत्र में कुछ बड़े खेल खेले जा रहे हैं। आप उनको बहुत हल्के में मत लीजिए। और भारत यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे बांग्लादेश में एक बड़ा शिफ्ट होगा ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर के। तो ध्यान लोगों का पाकिस्तान पे, लेकिन काम बांग्लादेश में होना है, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी जो भी होगा भविष्य में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।